आपको समझना ये है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोल देने से क्वांटिटी वेक्टर होगा कोई जरूरी नहीं है। एग्जांपल यहाँ करंट का लिया, हीट का लिया, जिसको मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है, इसको भी मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है। इवन देन दीज टू क्वांटिटीज आर स्केलर, ऐसे और भी क्वांटिटीज हैं। इसका मतलब है वेक्टर के लिए एक और पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इसके अलावा एंड इट शुड ओबे laws of vector, law of vector addition, you can say law of vector addition। vector addition के कुछ रूल्स हैं, उसको अगर फॉलो कर लिया तो वेक्टर कहलाएगा। अगर कोई क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है तो वेक्टर के सारे लॉज को फॉलो करेगा। तो एक क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ वेक्टर के लॉज को फॉलो करने वाला होना चाहिए, तभी वेक्टर कहेंगे, नहीं तो वेक्टर नहीं कहेंगे। अदरवाइज वो स्केलर भी हो सकता है। अब 9th क्लास में आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, कोई भी 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई सेक्शन आप ले लें ए बी, यहां से यहां तक, इस ए बी को हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट यानी लाइन का एक हिस्सा है, और उसी ए बी के ऊपर एक एरो डाल दें आप, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और फिजिक्स में a directed line segment is called a vector. A directed line segment is called as vector. कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को वेक्टर बोलते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखेंगे वेक्टर ए बी, या फिर ए बी लिख के इसके ऊपर ऐसा एरो डाल दीजिए। किसी भी वेक्टर के लिए जो लाइन सेगमेंट था, लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं? सिर्फ ए बी से लिखते हैं। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं? ए बी लिख के इसके ऊपर ऐसा एरो डालते हैं। तो ए बी लिख के इसके ऊपर एरो साइन आपने डाल दिया, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग वेक्टर ए बी। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ कि सिर्फ इसकी लंबाई कितनी है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ इसका क्या लंबाई है और क्या डायरेक्शन। इसमें दोनों चीजें पता चल जाती है। किसी भी वेक्टर में एक इसका टेल एंड होता है, इस एंड को हम लोग टेल बोलते हैं, और इस एंड को हम लोग हेड बोलते हैं। जहां से एरो स्टार्ट हुआ वो टेल कहलाएगा, और जहां पे एरो खत्म हो गया वो हेड कहलाएगा। और यहां से यहां तक ये हो गया वेक्टर ए बी। इसका उल्टा कर दीजिए, एरो रिवर्स कर दिया, तो अब टेल यहां हो गया, इसका नाम हो जाएगा बी ए वेक्टर। तो ये ए बी वेक्टर है, ये बी ए वेक्टर है। अब ए बी वेक्टर लिख के इसके ऊपर ऐसा वर्टिकल साइन एक डाल दीजिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉडुलस। मॉडुलस, मॉडुलस इसको पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले या मॉडुलस बोले, मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी का मतलब इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू कितनी है? तो इस लाइन सेगमेंट के बराबर है। इसका लेंथ, वेक्टर ए बी का लेंथ लाइन सेगमेंट ए बी के लेंथ के बराबर। इट इज जस्ट लाइक जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे -5 है, इसका मॉडुलस लेते हैं तो ये 5 हो जाता है। वैसे मॉडुलस ए बी मतलब उसकी लेंथ कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। सिमिलरली यहाँ बी ए वेक्टर का ऐसा सिंबल डाल देंगे, वर्टिकल लाइन। दिस विल इंडिकेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए, तो इसको लिखते हैं बी ए। मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी को हम लोग लिखते हैं ए बी। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी का मतलब उसका लेंथ कितना है, तो वेक्टर साइन को हटा लीजिए,
मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी ए मतलब उसका वेक्टर साइन हटा लिया, तो ये सीधा सीधा इसका लंबाई बताएगा। इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों बराबर है। तो दो चीज मालूम होना चाहिए, वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर पहला, और दूसरा होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है। ये दो चीजें मालूम होनी चाहिए। जीरो वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर, a vector of zero magnitude, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, यानी उसका न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न थिकनेस हो, ऐसा वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, a vector of zero magnitude and direction indeterminate, डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होना चाहिए, पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। Suppose one person is moving from point A to point B through this curved path. A से B तक जाता है, point A is here. एक आदमी point A से चलना चालू करता है और वो point B तक जाता है। This is from point A and this is point B. तो एक्चुअल पाथ तो उसने ये वाला ट्रेवल किया। अपने आप को म्यूट कर लीजिए सभी लोग, नहीं तो एक्स्ट्रा नॉइज आता रहेगा। तो A से इस रास्ते से B पे पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट में बताया गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दोनों पॉइंट ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ऐसे मिला दीजिए, और स्टार्टिंग पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट ए है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर ए बी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, ए से बी को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन, इसलिए वेक्टर ए बी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? आप लोगों में से मुझे ये बताइए कोई भी कि अगर पार्टिकल ए से चल के बी पे चला गया और बी से वापस इधर से घूम के टेढ़े मेढ़े रास्ते से फिर ए पे आ गया, ए से बी पे गया इस रास्ते से और इस रास्ते से वापस आ गया ए पे, तब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा? जीरो। जीरो, क्योंकि जिस जगह से स्टार्ट किया था उसी जगह पे वापस आ गया, हो गया। ट्रायंगल लॉ में क्या है देखिए कि पहले एक ट्रायंगल हम लोग बना लें, ए बी सी। इस साइड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइड को बी से और इस साइड को सी से। आप सभी को मालूम है कि कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। ये आपको 9th क्लास 10th क्लास में बताया गया है। इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इन्हीं टू साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऐसा बताया गया। मगर वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर में दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड के बराबर हो जाता है। दैट इज डिफरेंस। इफ वी टेक वेक्टर्स देन टू साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल होगा, और सिर्फ मैग्नीट्यूड जोड़ेंगे, इसका वैल्यू जोड़ते हैं तो हमेशा दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, मगर वेक्टर में इक्वल होता है। देखिए ये है वेक्टर ए बी, ये है वेक्टर बी सी। एरो मैंने लगाया ये यहाँ पे, तो ए से स्टार्ट है बी पे खत्म हो रहा है, तो दिस इज वेक्टर ए बी, और यहाँ से यहाँ तक दिस इज वेक्टर बी सी, और यहाँ से यहाँ तक वेक्टर सी है। तो अगर कोई आदमी ए से बी पे जाता है, फिर बी से सी पे जाता है और फिर सी से ए पे जाता है, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर सारे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ दिया जाए
वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए। तो कितना लिखना चाहिए हम लोगों को? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, इन तीन, तो इन तीनों का सम होना चाहिए 0, 0 वेक्टर। ये जो 0 वेक्टर है ना, सिर्फ 0 लिख के ऊपर वेक्टर साइन दे देते हैं। इसको 0 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 वेक्टर का साइन जो है, डायरेक्शन जो है, इनडिटर्मिनेट होता है। लेकिन आइडियली 0 वेक्टर लिखना चाहिए और इसका वैल्यू 0 के बराबर ही होता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 0। तो तीनों वेक्टर का सम 0 क्यों हुआ? क्योंकि नेट पॉइंट ए से स्टार्ट किए और फिर पॉइंट ए पे आ गए। ए से स्टार्ट और ए ही खत्म हुआ, इसलिए सम 0 हो गया। अब इन तीनों वेक्टर को थोड़ा रीअरेंजमेंट करें तो ऐसा हो जाएगा। सी ए वेक्टर जो है, इसको राइट साइड में लेके गए तो माइनस सी ए हो गया। सी ए वेक्टर को मैंने राइट साइड में कर दिया। देखिए यहाँ पे ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर बी ए है। दिस इज वेक्टर ए बी एंड दिस इज वेक्टर बी ए। ए बी और बी ए में क्या रिलेशनशिप है? सिर्फ माइनस साइन का फर्क है। दोनों का लंबाई एक बराबर है। इसका डायरेक्शन राइट साइड में, इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, तो दोनों का डायरेक्ट उल्टा है। तो ए बी और बी ए इक्वल कब होगा? जब बीच में एक माइनस साइन डाल देंगे। ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेक्टर बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। बी ए वेक्टर का वैल्यू ए बी के माइनस, यानी एरो उल्टा कर देंगे। माइनस साइन से सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होता है। तो किसी भी वेक्टर का साइन चेंज करने के लिए, अगर ये माइनस साइन है बी ए, तो आप ए बी इसको लिख सकते हैं माइनस साइन को हटा के। बी ए है, माइनस साइन लगा देंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। यानी बी ए को माइनस ए बी में बदलना हो, पी क्यू को हम लोग माइनस क्यू पी लिख सकते हैं। सिमिलरली ए सी को हम लोग माइनस सी ए लिख सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों को ऑडियो वीडियो ठीक से मिलने लगा कि अभी भी दिक्कत है? आवाज जा रही है? ठीक है, ओके। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं। अभी जो मैंने बताया, ए बी को आप माइनस बी ए लिख सकते हैं, बी ए को माइनस ए बी लिख सकते हैं। ए बी और बी ए में सिर्फ माइनस साइन लगाने से एरो रिवर्स हो जाता है, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। सिमिलरली पी क्यू को माइनस क्यू पी लिख सकते हैं, ए सी को माइनस सी ए लिख सकते हैं। माइनस साइन लगा देंगे तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, इतना ही फर्क पड़ता है। माइनस साइन लगाने से वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड यानी उसका लेंथ उतने का उतना ही रहता है। तो आप लोगों को ये समझ में आना जरूरी है कि ए बी कैन बी रिटन एज माइनस बी ए कैन बी रिटन एज माइनस ए बी, पी क्यू कैन बी रिटन एज माइनस क्यू पी एंड ए सी कैन बी रिटन एज माइनस सी। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसी तरीके से ये जो दिख रहा है माइनस सी ए, इसको कितना लिखा जा सकता है ये बताइए। अगर माइनस साइन हटाना चाहें तो, इस माइनस साइन को हटाना चाह रहे हैं, तो कितना लिख सकते हैं माइनस सी ए को? कोई भी बताइए अपने से। माइनस सी ए में माइनस साइन को रिमूव करना चाहते हैं तो कितना लिखा जा सकता है? सी ए नहीं, हाँ नहीं, ए सी। ए सी लिखा जा सकता है। दिस इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे सी ए था और वहां है ए सी। सी ए मतलब सी से स्टार्ट होगा, ए पे खत्म होगा, और ए सी का मतलब है ए से स्टार्ट होगा और सी पे खत्म होगा। तो इसके हिसाब से आप डायग्राम अगर बनाए ट्रायंगल एबीसी में तो थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा वो आपको समझ में आए। देखिए,
क्या है वेक्टर ए बी, तो दिस इज वेक्टर ए बी। यहाँ पे वेक्टर बी सी, तो दिस इज वेक्टर बी सी। और ये है ए सी, तो दिस इज वेक्टर ए सी। ए से स्टार्ट हुआ, सी पे खत्म हुआ। बी सी बी से स्टार्ट हुआ, सी पे खत्म हुआ। ए बी ए से स्टार्ट हुआ और बी पे खत्म हुआ। दोनों में फर्क देखिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड जोड़ा जाए तो दो साइड का सम तीसरे से बड़ा यहाँ दिख रहा है, मगर यहाँ देखिए दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर। ए बी वेक्टर इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी वेक्टर इस साइड के लिए है, और ए सी वेक्टर इस साइड के अलाउंग है। यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड को अगर वेक्टर बना दिया जाए तो दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल होता है। अच्छा, इस डायरेक्शन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इसको समझिए ऐसा। इस डायरेक्शन को बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूमेगा तो घड़ी की दिशा यही होती है, और ये ऐसे चलेंगे तो घड़ी की सुई की जो घूमने की डायरेक्शन होती है उसका उल्टा चल रहा है, इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये जो चल रहे हैं ऐसे इस तरीके से, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ऐसे चल रहे हैं ए बी फिर बी सी की तरफ, और इधर से चलें तो दिस इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपके मन में ये डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। तो ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट यही है, हर एक बुक में ये दिया हुआ है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स को वेक्टर मान के दोनों को सेम डायरेक्शन में ऐड किया जाए, जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐड किया जा रहा है, देन इट इज इक्वल टू द थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जोड़ा, एंड दैट इज इक्वल टू थर्ड साइड विच इज इन रिवर्स डायरेक्शन। ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है। ए सी देखिए इधर से आया और ए बी प्लस बी सी इधर से गया। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो कंसेक्यूटिव साइड्स के दो कंसेक्यूटिव साइड्स को वेक्टर मान के एडिशन किया जाए, थर्ड साइड के बराबर होता है और डायरेक्शन रिवर्स होता है। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। और ये इक्वेशन आया कहां से, यहां से आया। तो ऐसा नहीं कि यही ट्रायंगल लॉ है, दिस इज रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ये भी इक्वेशन ट्रायंगल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इक्वेशन ट्रायंगल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल इक्वेशंस, ऑल दीज थ्री इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग ट्रायंगल लॉ। लेकिन बुक्स में चूंकि स्टेटमेंट में ऐसा दिया है तो बच्चे समझते हैं कि यही है, मगर ऑप्शन में पूछा कि इनमें से कौन कौन सा इक्वेशन ट्रायंगल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको इन तीनों को आंसर ओके करना पड़ेगा। ये भी ट्रायंगल लॉ बता रहा है, ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है। ऑल थ्री आर रिप्रेजेंटिंग ट्रायंगल लॉ। इसी तरीके से और भी चेंजेस किया जा सकता है। इस इक्वेशन को अगर और हम लोग चेंज करके लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी ए। सी ए को बाहर नहीं करके बी सी को ही राइट साइड में कर दीजिए, तो ये माइनस बी सी हो गया। हमने वहां पे सी ए को राइट साइड में ले शिफ्ट किया था, इस बार मैंने बीसी को ही राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। तब डायग्राम कैसा बनेगा देखिए, दिस इज ऑल्सो ट्रायंगल लॉ। ए बी प्लस सी ए दैट इज इक्वल टू, ये माइनस साइन अगर हटाएं हम लोग तो ये हो जाएगा सी बी वेक्टर। अब इसका डायग्राम अगर बनाए तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए ये ए बी है तो दिस इज ए बी, देन सी ए, सी टू ए इधर है देखिए सी ए, और ये है सी बी, सी से बी इधर हो जाएगा सी बी। तो आप ये देखिए सी ए, इसको लिखा जा सकता है सी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू सी बी वेक्टर। तो यहाँ भी देखिए इसी तरीके से, सिर्फ डायग्राम चेंज हो गया। सी ए प्लस ए बी, यहाँ देखिए सी ए प्लस ए बी, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू सी बी। ये देखिए ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दिस इज इक्वल टू सी बी। तो दिस इक्वेशन आल्सो रिप्रेजेंट्स ट्रायंगल लॉ। यहाँ भी तीन इक्वेशन है, ये सारे के सारे इक्वेशन ट्रायंगल लॉ को ही बता रहे हैं।
हम लोग चाहें तो इन दोनों को रहने दें और ए बी को भी राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो सारा का सारा ये इक्वेशन ट्रायंगल, इसमें क्या बताया गया है, सो देखिए इसमें ये बताया गया है कि इफ वी टेक टू वेक्टर्स विद देयर टेल्स एट वन पॉइंट, ये दो वेक्टर है, वेक्टर पी एंड क्यू, और दोनों का टेल देखिए यहाँ पे ओ पे है। वेक्टर पी का टेल ओ पे है, वेक्टर क्यू का भी टेल ओ पे है। देन इन दोनों वेक्टर की मदद से एक आप पैरेललोग्राम बना सकते हैं। पी के पैरेलल एक वेक्टर यहाँ बना दीजिए और क्यू के पैरेलल एक वेक्टर यहाँ बना दीजिए, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ये वेक्टर एग्जैक्टली दोनों सेम लेंथ का है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी वेक्टर क्यू हो जाएगा। ये वेक्टर और ये वेक्टर बिल्कुल सेम है, तो ये भी वेक्टर, ये भी पी, ये भी पी, ये वेक्टर क्यू, ये भी वेक्टर क्यू। तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि दो वेक्टर के मदद से एक पैरेललोग्राम अगर बनाएंगे तो उसका जो डायगोनल है, ये दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि दोनों वेक्टर के समेशन के बराबर होता है। According to parallelogram law, this diagonal is vector r called as resultant vector. This is called as resultant vector, यानी वेक्टर p और q का नेट वैल्यू, and that is equal to p plus q, and that is also equal to q plus p. ये parallelogram law का स्टेटमेंट है। If we take two vectors at a common point, and from those two vectors, if we construct a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram is represented by sum of the two vectors in any way, either p plus q or q plus p. दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, देखिए ट्रायंगल, लेट अस टेक ट्रायंगल ओ ए बी। ट्रायंगल ओ ए बी को अगर कंसिडर किया जाए और इसमें ट्रायंगल लॉ लगाया जाए, ट्रायंगल ओ ए बी में हम लोग ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे ओ ए ट्रायंगल लॉ के हिसाब से वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। ओ टू ए टू बी, क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग। दैट इज इक्वल टू थर्ड साइड, दिस वन इन रिवर्स डायरेक्शन, इधर से गया इसमें इधर से जाएंगे, दैट इज ओ बी। अभी देखिए तो आप लोगों को समझ, अभी देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से वेक्टर ओ बी को मैंने यहाँ वेक्टर आर लिखा है, so we can write it as vector r equals OA. O to A is vector Q. Then AB. AB is vector P. फिर से देखिए इस इक्वेशन में OA वेक्टर इज वेक्टर Q and AB वेक्टर इज वेक्टर P और OB वेक्टर जो है वेक्टर R। Therefore वेक्टर R इक्वल्स वेक्टर Q प्लस वेक्टर P, ऐसा आ रहा है। यानी वेक्टर आर इक्वल्स क्यू प्लस पी आ गया। अब इसको समझे जरा। दूसरा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ बी सी। इस ट्रायंगल में हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने ट्रायंगल ओ ए बी में ट्रायंगल लॉ को अप्लाई किया। नाउ वी वांट टू अप्लाई, इफ वी अप्लाई ट्रायंगल लॉ इन दिस ट्रायंगल ओ बी सी, देन वेक्टर ओ बी इक्वल्स this vector is equal to this vector plus this vector, vector OC plus vector CB। वेक्टर OB जो है, ये वेक्टर OB इज वेक्टर R। OC वेक्टर इज वेक्टर P एंड CB वेक्टर इज वेक्टर Q। तो आप देखिए R इक्वल्स P प्लस Q आ गया।
ऊपर वाले ट्रायंगल से आया था r इक्वल्स q प्लस p और नीचे वाले ट्रायंगल से आ गया वेक्टर r इक्वल्स p प्लस q, यानी वेक्टर r इक्वल्स p प्लस q भी होता है, q प्लस p भी होता है। Therefore, vector r equals p plus q and this is also equal to vector q plus vector p. फर्क क्या है, दोनों में ऑर्डर सिर्फ उल्टा है। इट इज समथिंग लाइक स्केलर क्वांटिटी 2 प्लस 3 प्लस 5 है, इसको आप 5 प्लस 2 प्लस 3 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का वैल्यू 10 ही होता है। 2 प्लस 3 प्लस 5 करें या ऑर्डर चेंज कर दें, तो इस लॉ को कहते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। ऑर्डर चेंज करने से अगर वैल्यू चेंज ना हो देन इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और वी कैन से एडिशन ऑफ वेक्टर follows commutativity. Addition of vectors are commutative. Angle between two vectors. दो वेक्टर के बीच में हाउ टू कन्फर्म एंगल, कैसे पता चलेगा कि दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, ये चीज समझेंगे। सपोज एक वेक्टर है वेक्टर ए, ऐसा दिस इज वेक्टर ए, और एक वेक्टर है वेक्टर बी ऐसा, और ये एंगल थीटा है, एंड वी वांटेड टू नो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना होगा, ये जानना चाहते हैं। फिर जानना चाहते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए कितना होगा, ये जानना चाहते हैं। ये दोनों चीजें जानना चाहते हैं। रूल ये है एंगल डिसाइड करने के लिए, ज्वाइन टू वेक्टर्स with their tail at one point. With their tail at one point. जिन दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल पता करना है, उन दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे होना चाहिए। ज्वाइन टू वेक्टर्स विथ देयर टेल एट वन पॉइंट। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए का टेल यहाँ पे और वेक्टर बी का टेल यहाँ पे, तो दोनों वेक्टर का टेल एक जगह होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे डिसाइड करने के लिए, देखिए दोनों वेक्टर का टेल को ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे। दिस इज द ओरिजिन। वेक्टर ए को यहाँ से उठा के एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे, सो दैट ये जो टेल है वेक्टर ए का यहाँ पे आ जाए। वेक्टर ए ऐसा दिखेगा, देखिए शिफ्टिंग वेक्टर ए और एट द ओरिजिन ऐसा दिखाई पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक, यहाँ से इसको कट करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सिमिलरली वेक्टर बी का टेल यहाँ है, वेक्टर बी को यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसका टेल आना चाहिए ओ पे, इस तरीके से देखिए। वेक्टर बी को अगर शिफ्ट किया जाए विद द टेल एट द ओरिजिन तो ऐसा दिखेगा। दिस इज वेक्टर बी। ये एंगल थीटा था। वेक्टर बी का टेल यहाँ है, उसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया। देखिए तो ये एंगल थीटा था, यानी ये एंगल थीटा था। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे ज्वाइन कर दीजिए। अब दूसरा रूल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल हम लोग मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल मेजर करते हैं उसको हम लोग निगेटिव एंगल लेते हैं। दिस रूल इज वैलिड फॉर फिजिक्स ऑल्सो एज वेल एज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी यही रूल है, जो भी एंगल्स हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, और जो भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं दैट इज टेकन एज नेगेटिव। सेम रूल वी आर गोइंग टू फॉलो इन फिजिक्स ऑल्सो। हर एक बुक में भी इसी रूल को फॉलो किया गया है। तो यहाँ देखिए
हमें यहाँ एंगल चाहिए ए एंड बी के बीच में, तो वेक्टर ए से स्टार्ट करिए और वेक्टर बी पे जाइए। वेक्टर ए से स्टार्ट करके बी जाने के लिए एक रास्ता तो ये है, और दूसरा रास्ता ये है, ए से स्टार्ट करिए और बी पे चले जाइए। दो रास्ते हैं। इस रास्ते से जाएंगे तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और इस रास्ते से जाएंगे तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू कैन सी। तो क्लॉकवाइज में जाएंगे तो निगेटिव, यानी इधर से जाएंगे तो निगेटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए से चले और बी तक गए ऐसे यहाँ तक। तो देखिए इस लाइन से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो 180 डिग्री हो गया और उसमें थीटा ऐड हो जाएगा, यानी ये एंगल होगा 180 डिग्री प्लस थीटा विथ पॉजिटिव साइन। और कोई इस तरफ से लिखना चाहता है ए से बी तो निगेटिव में लिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस लाइन डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, इस डॉटेड लाइन से बी तक ये 180 डिग्री है, उसमें से ये थीटा घटा देंगे तो ये वाली एंगल आ जाएगी। तो निगेटिव साइन के साथ लिख सकते हैं -180 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। यानी 180 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे तो पॉजिटिव, एंड 180 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो निगेटिव। ये आपके समझ में अब आ जाना चाहिए। मैं सेकंड केस बता रहा हूं तो और क्लियर हो जाएगा। दोबारा बी और ए के बीच में एंगल चाहिए, तो इस बार बी से स्टार्ट करेंगे और ए पे जाएंगे। बी यहाँ है, बी से स्टार्ट करेंगे, ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है और ये एंगल 180 डिग्री प्लस थीटा है। सिर्फ प्लस होगा कि माइनस होगा ये आपको सोचना है। एंगल बिटवीन बी एंड ए, बी से ए अगर इस डायरेक्शन में जाएं तो दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में चल रहे हैं। तो बी से ए पे जाने के लिए अगर इस रास्ते से जाएं दिस विल बी पॉजिटिव, यहाँ पे यही पॉजिटिव हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। और अगर बी से इस डायरेक्शन से जाएं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं यानी निगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा और माइनस ऑफ 180 डिग्री प्लस। दिस इज हाउ वी डिसाइड एंगल बिटवीन टू। नाउ वी आर डिस्कसिंग direction of a vector. डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं या बुक्स में कैसे लिखा जाता है, उसका क्या तरीका है वो सीखना है। देखिए नॉर्मली एक्स वाई प्लेन में हम लोग इधर नॉर्थ रखते हैं, इधर साउथ, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो सपोज वन वेक्टर इज लाइंग along x axis, this is the vector, vector a। तो इसका डायरेक्शन हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर a is in due east direction। इसको बोलेंगे कि वेक्टर ए इज लाइंग इन द ड्यू ईस्ट डायरेक्शन और ईस्टवर्ड डायरेक्शन, दोनों बोला जा सकता है। वेक्टर ए इज लाइंग इन ड्यू ईस्ट डायरेक्शन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ईस्टवर्ड डायरेक्शन, दोनों तरीके हैं। सपोज किसी वेक्टर बी को हमने थीटा एंगल पे लिख दिया, यहाँ से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर और वाई एक्सिस से 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल। तो बी का डायरेक्शन कहलाएगा थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस पे ध्यान देना है, थीटा डिग्री एंगल है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर किसी ने ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिख दिया तो गलत हो जाएगा। और 90 डिग्री माइनस थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यहीं पे समझना है कि क्या लॉजिक है, क्या रूल है, यहीं पे रूल को समझना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहाँ लिखा हुआ है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दोनों में एन और ई को उल्टा लिखा हुआ है। तो रूल ये है कि जिस एक्सिस के साथ ये एंगल होती है उस एक्सिस को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। देखिए थीटा डिग्री है ईस्ट के साथ, तो ईस्ट को लास्ट में लिखा गया। नॉर्थ ईस्ट इसलिए कि ये वेक्टर नॉर्थ ईस्ट के बीच में ही है, तो नॉर्थ ईस्ट दोनों यूज होगा। जिसके साथ एंगल होगा वो बाद में लिखा जाएगा और दूसरा वाला
डायरेक्शन जो है पहले लिखा जाएगा। 90 माइनस थीटा देखिए नॉर्थ के साथ है, तो नॉर्थ को लास्ट में रखा और ईस्ट को पहले रखा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि कैसे किया जाता है। सपोज एक वेक्टर है, वेक्टर सी, अल्फा डिग्री एंगल पे, तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस अल्फा। और एक वेक्टर है डी, दैट इज एट 45 डिग्री एंगल। को बोलेंगे हम लोग, सी का डायरेक्शन हो जाएगा अल्फा डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ और 90 डिग्री माइनस अल्फा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। करेक्ट है। और वेक्टर डी को बोलेंगे 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ और साउथ ऑफ वेस्ट। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज बोथ द एंगल्स आर इक्वल। और ड्यू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ड्यू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसका मतलब होता है एंगल मेंशन नहीं किया है, ड्यू साउथ वेस्ट। ड्यू ईस्ट लिखा तो पूरा पूरा ईस्ट हो गया, और ड्यू साउथ वेस्ट लिख दिया तो एकदम बाइसेक्टर हो जाएगा। मतलब उसमें ड्यू साउथ वेस्ट लिखने का मतलब कि साउथ वेस्ट के बीचों बीच, यानी एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे जीरो वेक्टर होता है वैसा ही एक वेक्टर होता है जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जीरो वेक्टर में था, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। सिमिलरली यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। जैसे हम लोग 2 में 2 से डिवाइड करते हैं 1 आ जाता है, 3 में 3 से डिवाइड करते हैं 1 आ जाता है, 1 लाख में 1 लाख से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। वेक्टर में भी ऐसा होता है। दिस इज वेक्टर ए बी। और यहां से यहां तक सिर्फ एरो नहीं डालें तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। एरो नहीं डालें तो ये वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड बताता है, और एरो डाल दिया तो ये वेक्टर ए बी बताता है। तो किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। न्यूमरेटर में देखिए वेक्टर ए बी है, डिनोमिनेटर में वेक्टर ए बी का मॉडुलस है, तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है, यूनिट वेक्टर ए बी। और उसको लिखने का तरीका है, उसके ऊपर ऐसा सिंबल डालते हैं, कैप लगा देते हैं। किसी वेक्टर p को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपको जो भी मिलेगा p कैप, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए बी में ए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया ए बी कैप। तो जहां भी इस तरह का सिंबल बना है इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है और उसका मॉडुलस 1 है। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर साइन हटा लेते हैं, दिस इज ए बी कैप। Similarly, vector p by p is p cap. Similarly, vector n by n is n cap. तो ए बी कैप हो या p कैप हो या n कैप हो, इन सबका मॉडुलस जो है सब इक्वल होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड। इसका फायदा क्या होगा, देखिए इस इक्वेशन को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ए बी को लिखा जा सकता है ए बी इंटू ए बी कैप। इसको अगर यूज करें तो इसको लिखा जा सकता है वेक्टर p इक्वल्स p इंटू कैप। यानी किसी भी वेक्टर को दो हिस्से में बांटा जा सकता है। देखिए यहाँ वेक्टर ए बी को हम लोग उसका मॉडुलस लिख दिए ए बी बिना वेक्टर साइन का, और उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए ए बी कैप से। ये वेक्टर ए बी को दो हिस्से में ब्रेक करके लिखा जा सकता है। वेक्टर p इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। फिजिक्स में 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन किए गए हैं जिससे सारा जगह पे हम लोग का काम चल जाता है। देयर आर 3 वेल डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स फॉर ईच एक्सिस। एक एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होती है उसको आई कैप लिखते हैं।
और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होती है उसको जे कैप लिखते हैं, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग के कैप लिखते हैं। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, देयर आर 3 वेल डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स along each of the 3 axes। कि नहीं समझ पाए? यूनिट वेक्टर मैंने बताया क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे डायरेक्शन लिखते हैं वो बताया,